पढ़ाया था, पंचकर्म में 5 कर्म जो होते हैं, मुख्य 5 कर्म होते हैं, उस पंचकर्म के पहले क्या होता है, पूर्व कर्म किया जाता है ना। और पूर्व कर्म में क्या क्या आता है, स्नेहन और स्वेदन। ठीक है, तो स्नेहन हमने पढ़ लिया था, स्वेदन हमने पढ़ लिया था, जिसका रेफरेंस हमें चरक सूत्र स्थान में मिलता है और सुश्रुत चिकित्सा स्थान में मिला था। ठीक है, हमने दोनों को कवर करते हुए पढ़ लिया था। देखो, पूर्व कर्म में स्नेहन और स्वेदन सारे आचार्यों ने बोला है कि पूर्व कर्म में 2 ही कर्म आते हैं, एक स्नेहन कर्म और एक स्वेदन कर्म। ठीक है, लेकिन दलहन की जब टीकाएं पढ़ोगे, है ना, आचार्य दलहन की जब टीकाएं पढ़ोगे, तो उन्होंने पूर्व कर्म में स्नेहन स्वेदन के अलावा पाचन को भी पूर्व कर्म ही माना है। लिख लेना, कहीं लिख सकते हो कि पूर्व कर्म में स्नेहन और स्वेदन तो सारे आचार्यों ने माना है। ठीक है, लेकिन जब दलहन की टीकाएं आती है, या दलहन ने क्या माना है, स्नेहन और स्वेदन प्लस पाचन को भी पूर्व कर्म माना है। ठीक है, पाचन को भी पूर्व कर्म ही माना है। तो अभी हमने क्या देखा था कि स्नेहन और स्वेदन पढ़ लिया था, जो कि पूर्व कर्म थे। अब पाचन का मतलब क्या होता है कि 200 को पाचन करना, या फिर स्नेहन और स्वेदन के बाद भी अगर कहीं पे आम रह गया है, कुछ ऐसी चीजें रह गई हैं जिनको हमें पूर्व कर्म के पहले बैलेंस कर लेना जरूरी है ना, जैसे आम का पाचन कराना जरूरी होता है, तो हम पाचन कर्म करते हैं मेनली आम के पाचन के लिए। ठीक है, वरना सीवियर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए आम का पाचन करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हम बहुत सारी मेडिसिन दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ मेडिसिन बताओगे, क्या क्या पाचन कराने के लिए मेडिसिन दे सकते हो? कोई चूर्ण, कोई टैबलेट, कुछ भी, एक आध दो नाम बताओ। चित्रकादी बटी, ओके, और त्रिफला चूर्ण, ठीक है, ठीक है, अग्नितुंडी वटी दे सकते हैं, पंचकोल चूर्ण दे सकते हैं, है ना, पंचकोल चूर्ण है, बहुत ही अच्छा आम पाचन होता है। देन अजमोदादी चूर्ण हो गया। ठीक है, कभी कभी हम महाशंख भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, हिंगवाष्टक चूर्ण मेनली हम पाचन के लिए नहीं देते हैं। अगर आम पाचन करा, देखो देने को तो सब कुछ ही दे सकते हैं कहीं, क्योंकि सारे जितने भी हमारे मेडिसिन से कुछ ना कुछ इसमें दीपन पाचन द्रव्य मिले ही हुए हैं, है ना। पर अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, तो आपके पास जो है उसी से काम चला लेना सही होता है, युक्ति अपना लगा के काम कर लो। पर अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है सारी चीजों की, तो आप अपना ड्रग ऑफ चॉइस चूज करिए। जैसे मान लो बेस्ट होगा कि पंचकोल चूर्ण दे दिया, है ना, या फिर सुंठी चूर्ण दे दिया, या फिर त्रिकटु चूर्ण दे दिया, अजमोदादी चूर्ण दे दिया, ये स्ट्रॉन्ग पाचन कराते हैं। ठीक है, बट अगर आपके पास ये सब नहीं है, आपके क्लिनिक में ये सारी चीजें नहीं है, तो आप हिंगवास्टिक चूर्ण ऑब्वियसली दे सकते हो, वो भी दीपन पाचन कराता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो दीपन, उसमें भी सारे कंटेंट हैं जो दीपन पाचन के लिए जरूरी है। ठीक है, तो हमारी ये सारी मेडिसिन पाचन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब देखोगे कल्पस्थान का फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का नाम क्या है, कल्पना सिद्धि, है ना। सिद्धि स्थान का पहला चैप्टर कल्पना सिद्धि। कंफ्यूज नहीं हो गए, हमारा अभी एक कल्पस्थान भी है। कल्पस्थान में 12 चैप्टर हैं। ठीक है, तो सिद्धि स्थान का फर्स्ट चैप्टर जो है वो कल्पना सिद्धि अध्याय है। पूछा जाता है कि सिद्धि स्थान की रचना क्यों की गई थी, है ना, कभी कभी पूछ लेते हैं कि सिद्धि स्थान की रचना क्यों की गई थी। तो देखोगे पहली जो विमर्श आई है उसमें लिखा हुआ है कि चिकित्सा की सिद्धि की विवेचना की गई है इस स्थान में। चिकित्सा की सिद्धि की विवेचना की गई है, अर्थात क्या होता है, चिकित्सा करते समय हम शोधन कर्म भी कराते हैं। ठीक है, तो मान लो उनके सम्यक प्रयोग हो गया तो ठीक है, बट अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए, अयोग हो गया या अति योग हो गया,
उसको हम कैसे ठीक करेंगे। सम्यक प्रयोग के लक्षण जानना जरूरी है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि हाँ वमन के सम्यक कर्म हो गया, विरेचन के सम्यक कर्म हो गया। साथ में अयोग और अतियोग के लक्षण भी जानना जरूरी है ना, ताकि हम पता कर सके कि वमन विरेचन जितने भी हमारे प्रदान कर्म है उनके अगर कॉम्प्लिकेशन हो गए तो फिर हम उनको कैसे ठीक करेंगे। तो लक्षणों के साथ साथ हमें चिकित्सा भी जानना जरूरी है। तो इन्हीं की सिद्धि करने के लिए, इन कॉम्प्लिकेशन को ठीक करना या इन्हीं कॉम्प्लिकेशन को सिद्ध करने के लिए इस सिद्धि स्थान की रचना की गई थी। ठीक है, याद रखोगे इस चीज को, पूछा जाता है कि आचार्य ने सिद्धि स्थान की रचना क्यों की थी। तो बताओगे कि चिकित्सा में जब हम पंचकर्म का प्रयोग करते हैं तो उसमें अगर अयोग और अति योग हो जाए, है ना, तो उसको ठीक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ जानना पड़ेगा कि हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है। अगर अयोग हो गया तो हमें क्या देना है, अति योग हो गया तो हमें क्या देना है, वमन में क्या कराना है, विरेचन में क्या कराना है, वस्ती में क्या कराना है, इन सारी चीजों की जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सिद्धि स्थान की रचना की गई थी। ठीक है, इसमें एक श्लोक भी आया है, लास्ट में देखोगे लिखा हुआ है, सूत्र स्थान अध्याय 4 में आचार्य ने लिखा है, सम्यक प्रयोगम चैव कर्मणा व्यापन्ना न च व्यापक साधनानी सिद्धि उपेक्षा। मतलब सम्यक प्रयोग तो ठीक है, बट अगर कुछ व्यापद हो गया उसकी सिद्धि के लिए ही हमें सिद्धि स्थान की रचना की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि सिद्धि स्थान की रचना किस आचार्य ने की थी। आचार्य चरक ने की थी या किसने की थी। अग्निवेश ने किया था, आत्रेय ने किया था, किसने किया था बताओ। सिद्धि स्थान को किसने कंप्लीट किया था। चरक ने नहीं किया था, चरक ने नहीं किया था। हम्म, सूत्र स्थान 30, सॉरी सूत्र स्थान कह रहे हैं, चिकित्सा स्थान 30 नंबर चैप्टर खोलोगे अभी। चिकित्सा स्थान 30 नंबर चैप्टर 30। नहीं बच्चे तुक्का मत लगाओ, अग्निवेश ने किया, वो एक पढ़ा होगा सीक्वेंस हम जो याद करते हैं कि चरक संहिता के उपदेष्टा कौन थे। चरक संहिता के उपदेष्टा कौन थे बताओ, अब बेसिक चीज बताओ, उपदेष्टा कौन थे, जल्दी जल्दी बताओ। चरक संहिता के उपदेष्टा कौन थे। बोलो भाई, ये तो बहुत ही फर्स्ट ईयर की चीजें हैं। उपदेश किसने दिया था, उपदेष्टा का मतलब किसने उपदेश दिया था इस चरक संहिता के बारे में। अग्निवेश तो शिष्य थे, किसके शिष्य थे, आत्रेय पुनर्वसु के शिष्य थे, है ना। तो आत्रेय ने उपदेश दिया था बच्चे। अग्निवेश और उनके साथ 5 और तो शिष्य थे, किसके, आत्रेय के शिष्य थे। तो हर जगह देखो कि जब भी हम चरक संहिता चिकित्सा स्थान पढ़ते हैं तो कहीं हर चैप्टर में आता है कि अग्निवेश अपने गुरु से प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे हमने लेटेस्ट चैप्टर पढ़ा था उरु स्तंभ, इसमें वो पूछ रहे हैं कि सुमेरु पर्वत के समान जो हमारे गुरु हैं यानी आत्रेय पुनर्वसु हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि हम हर एक व्याधि में पंचकर्म कराते हैं, तो कोई क्या ऐसी भी व्याधि है जहाँ पंचकर्म कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, किससे पूछ रहे हैं, अपने गुरु से। उनके गुरु कौन है, आत्रेय पुनर्वसु। तो उपदेश हर एक चैप्टर के बारे में उपदेष्टा कौन हुए, आत्रेय पुनर्वसु हुए। ठीक है, फिर आता है कि लेखक कौन थे, किसने लिखा था चरक संहिता को। जब हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें आता है कि उपदेष्टा हो गए हमारे आत्रेय पुनर्वसु। ठीक है, संस्कर्ता हो गए, चरक संहिता को लिखने वाले हो गए अग्निवेश। स्टार्टिंग में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पहले चरक संहिता को अग्निवेश संहिता कहा जाता था। ठीक है, तो संस्कर्ता कौन हो गए,
अग्निवेश। अब पूछा जाता है कि प्रतिसंस्कर्ता कौन थे, उसको रिफाइन किसने किया था, और अच्छे से जो चीजें ऐड करनी है, जो चीजें डिलीट करनी है, रिफाइन किसने किया था, प्रतिसंस्कर्ता कौन थे। तब आता है आचार्य चरक ने किया। इसके बाद भी आता है कि कुछ चीजें क्या हुई थी, जब चरक संहिता लिखी गई थी तो कुछ चीजें गायब हो गई थी, है ना। कभी कहीं हो सकता है फट गया हो, कहीं मतलब लॉस्ट हो गई थी, तो फिर उसको कंप्लीट किसने किया था, है ना। कंप्लीट किया था दृढ़ बल ने, उसी को कहते हैं संपूरक कौन है, तो दृढ़ बल है। ठीक है, चरक सूत्र स्थान खोलोगे, श्लोक नंबर 289 और 290। चरक सूत्र, सॉरी सूत्र नहीं, चिकित्सा स्थान, चरक चिकित्सा 38 नंबर चैप्टर, 289 और 90 नंबर श्लोक खोलोगे, उसमें देखोगे लिखा हुआ है कि चरक से संस्कृत इस अग्निवेश तंत्र में, मतलब पहले इस चरक संहिता का नाम क्या था, अग्निवेश तंत्र था। ठीक है, क्योंकि अग्निवेश ने ही लिखा था, बाद में चरक ने इसका संस्कार कर दिया, प्रति संस्कार कर दिया, तब इसका नाम हो गया चरक संहिता। ठीक है, तो चरक संहिता में आचार्य चरक ने सूत्र स्थान लिखे हैं। ठीक है, बाकी चिकित्सा स्थान में 17 चैप्टर, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान नहीं मिले हैं, गायब हो गए थे। जो चरक संहिता आचार्य चरक ने लिखी थी वो गायब हो गया था, जिसमें कितने चैप्टर, चिकित्सा के 17 और पूरी कल्पना और पूरी सिद्धि स्थान नहीं मिली थी, तो उसको पूरा कौन किया था, दृढ़ बल ने पूरा किया था। मतलब सिर्फ 13 चैप्टर जो हम चिकित्सा में पढ़ते हैं वो ही चरक ने लिखा था, मतलब मिला है, लिखा तो पूरा था, कुछ खत्म हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए, सिर्फ 13 चैप्टर ही अभी हम पढ़ते हैं जो चरक संहिता के, चरक के लिखे हुए हैं। कौन कौन से देखोगे, इसी में विमर्श में लिखा हुआ है, इसी श्लोक के विमर्श में चैप्टर 1 से लेके 8 तक, चैप्टर 1 to 8, है ना, रसायन से लेके राजयक्ष्मा तक, देन अर्स, अतिसार, विसर्प, मदात्यय एंड द्विवरणीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है कि कौन सा चैप्टर ऐसा है जो दृढ़ बल ने लिखा था, या कौन सा चैप्टर ऐसा है जो चरक का लिखा हुआ है, ये पूछ दिया जाता है। इसमें 4 चैप्टर के नाम होंगे ऑप्शन में। ठीक है, तो चैप्टर 1 टू लेकर 8 तक, प्लस अर्स, अतिसार, विसर्प, मदात्यय और द्विवरणीय, ये जितने टोटल 13 चैप्टर हैं, सिर्फ यही 13 चैप्टर आचार्य चरक के लिखे हुए हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द 17 चैप्टर प्लस सिद्धि स्थान पूरा प्लस कल्पना स्थान पूरा, ये दृढ़ बल का लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख के याद कर लोगे, रट लोगे, बहुत पूछा जाता है ये, हर बार कहीं ना कहीं मिल जाता है इससे क्वेश्चन कि कौन सा चैप्टर किसने लिखा है। तो चैप्टर 1 to 8 प्लस अर्स, अतिसार, विसर्प, मदात्यय एंड द्विवरणीय, ये जो 13 चैप्टर हैं ये आचार्य चरक के लिखे हुए हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द 17 प्लस पूरी सिद्धि पूरी कल्पना दृढ़ बल ने लिखी है, इसको कंप्लीट किया था। ठीक है, अब क्लियर रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिद्धि स्थान का पहला चैप्टर, जिसमें पहला विमर्श हमने देख लिया कि सिद्धि स्थान की रचना क्यों की गई थी, क्यों दृढ़ बल ने सिद्धि स्थान को लिखा था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो सर्वप्रथम क्या है, एक श्लोक आई है, श्लोक नंबर 6, पूरा ही श्लोक अंडरलाइन कर लोगे, श्लोक नंबर 6। यहाँ पे क्या कह रहा है, श्लोक नंबर 6 में कि स्नेहन हमें कितने दिनों तक कराना चाहिए। ठीक है, स्नेहन हमें कितने दिनों तक कराना चाहिए, तो लिखा हुआ है कि त्रयः वरम सप्ताह दिनम, त्रयः वरम सप्ताह दिनम परम तु स्निग्धो नर स्वेदितव्यम उक्तम, मतलब कम से कम 3 days एंड मैक्सिमम 7 days तक स्नेहन कर्म हमें करना चाहिए। ये हमने उसमें भी पढ़ा था, स्नेहन या स्वेदन अध्याय में भी आया था। ठीक है,
इसको कैसे बोला था कि स्नेह का प्रकर्ष काल कितना होता है, स्नेह का प्रकर्ष काल कितना होता है। ठीक है, तो अगर प्रकर्ष काल पूछता है तो याद रखोगे कि क्या आपको देना है आंसर। तो मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 7 डेज तक हमें स्नेहन कराना चाहिए। तो पूछा जाता है कि क्यों 7 डेज के बाद अगर हम स्नेहन करा दें तो क्या हो जाएगा, क्या दिक्कत आ जाएगी, कोई बता सकता है बच्चे? अगर 7 डेज के बाद हमने स्नेहन करा दिया, स्नेह साथ में हो जाएगा। 7 में हो जाएगा। साथ में हो जाएगा, वो क्या होगा, अब वो औसत के जैसे काम नहीं करेगा, वो बॉडी अब हमारी उसको एज ए फूड रिएक्ट करने लगेगी उसके साथ। तो उसका काम है, हम उसको कैसे ले रहे हैं, हम एज ए औसत ले रहे हैं, पर बॉडी अब हमारी उसको एज ए फूड रिएक्ट करने लगेगी, यानी स्नेह जो है साथ में हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें आफ्टर 7 डेज स्नेहन कर्म नहीं कराना चाहिए। ठीक है, इसी में हमने बांट लिया था कि जो मृदु कोष्ठ के हैं उनको 3 डेज, मध्यम कोष्ठ के हैं उनको 5 डेज, और जो क्रूर कोष्ठ के हैं, है ना, उनमें हम 7 डेज स्नेहन करा सकते हैं। तो क्रूर कोष्ठ के व्यक्तियों में कौन से दोषों की प्रधानता होती है बच्चे? वात। वात की प्रधानता होती है, इसलिए हमें वायु को शांत करने के लिए 7 डेज तक हम स्नेहन कर्म कराते हैं, है ना। तो मृदु कोष्ठ में 3 डेज, देखोगे विमर्श में भी लिखा हुआ है कि मृदु कोष्ठ में 3 डेज, मध्यम कोष्ठ में 5 डेज, और क्रूर कोष्ठ में 7 डेज तक हम स्नेहन कर्म करा सकते हैं। ठीक है, वहीं जब सुश्रुत पढ़ोगे तो सुश्रुत ने लिखा था, उन्होंने 3 या 7 नहीं, उन्होंने लिख दिया 3, 4, 5, 6, 7 डेज तक हम स्नेहन कर्म करा सकते हैं। तो 3 और 7 तो ठीक है, परंतु मध्यम कोष्ठ के लिए 4, 5, 6 हम मान लेते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 3, 4, 5, 6, 7 डेज तक हम स्नेहन कराते हैं ऐसा लिखा। ठीक है, अब देखोगे स्नेहन कराने से लाभ क्या होता है, श्लोक नंबर 7 देखोगे, हम स्नेहन करा रहे हैं तो क्या लाभ के लिए करा रहे हैं। सबसे पहला देखोगे, अभी हमने पढ़ा वात का नाशन होता है, स्नेहन इज द बेस्ट फॉर वायु। तो स्नेहो अनिलम हंति, मतलब वायु का नाश करता है। ना भी याद करो ना, अगर कभी मान लो अचानक से नहीं याद आ रहा है तो थोड़ा सा समझ के पढ़ोगे तो अपने आप आंसर निकाल ले जाओगे। स्नेहन से वात का नाश होता है, तो कह रहा है कि स्नेहो अनिलम हंति, वायु का नाश होता है। और स्नेहन से क्या होगा, हमारा अगर जिस पार्ट में हम स्नेहन करा रहे हैं या फिर ओरल हम स्नेहन अगर करा रहे हैं तो क्या होगा, सर्वांग में मृदुता आएगी, है ना, दोष मृदु होते हैं। वही कह रहा है कि स्नेहो अनिलम हंति मृदु करोति देहम, शरीर हमारा मृदु होता है, और साथ में मलानाम विनिहंति संगम, मल का जो संग हो रखा है वो नाश हो जाता है ना। क्योंकि वायु अगर डोमिनेंट हो जाता है तो सबसे ज्यादा क्या दिक्कत आती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक है, रुक्षता हो जाती है शरीर में, शरीर में क्रैक हो जाते हैं, हाथ पैर देखोगे पूरे क्रैक हो गए हैं। कोई स्किन डिजीज का पेशेंट आया आपके पास, कभी कभी देखे होगे पूरी हथेलियां उसकी फटी हुई होती हैं, ऐसा लगता है किसी ने पूरा काट दिया हो। मतलब क्या है, वायु बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। तो सिर्फ हमें एक ही चीज कराना होता है उस कंडीशन में। सबसे पहले हम देख लेंगे कि आम तो नहीं है, अगर आम है तो सबसे पहले हम 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन पाचन कर्म करा लेंगे। देन हम सिर्फ और सिर्फ उसको स्नेहन कर्म करते हैं, घी खिलाएंगे उस कंडीशन में। जो भी हमारे स्किन डिजीज में घी बोली गई है, बेस्ट होता है पंचतिक्त घृत। ठीक है, वो खिलाते हैं। मतलब क्या होता है, वायु के जो लक्षण दिखेंगे आपको, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो उस समय क्या है, मलसंग हो गया है। अगर हम स्नेहन कराते हैं तो मलों में भी मृदुता आएगी, और फिर जो मलसंग हुआ है उसका नाश हो जाएगा। ठीक है, तो स्नेहन कर्म से 3 लाभ होते हैं, स्नेहो अनिलम हंति, मृदु करोति देहम, और विनिहंति संगम, मलों का जो संग हो रखा है उसका नाश हो जाता है। ठीक है, अब देखोगे श्लोक नंबर 7 के नीचे एक छोटी सी श्लोक आई है। ठीक है, मुझे लग रहा है 8 का हाफ श्लोक है, स्नेहन पूर्वक स्वेदन के लाभ क्या होते हैं। अब हमने स्नेहन करा लिया तो स्वेदन भी कराना जरूरी है, इससे क्या लाभ होगा। ठीक है, तो सिर्फ एक वर्ड अंडरलाइन कर लोगे कि दोषम नयति द्रवत्वम,
दोषम नयति द्रवत्वम, या सिर्फ द्रवत्वम को राउंड कर लोगे। मतलब क्या है कि अगर हम स्नेहन करा दिए तो हमारा सर्वांग क्या हो गया, मृदु हो गया, सर्वांग शरीर मृदु हो गया। और जब हम स्वेदन कराते हैं, ठीक है, तो जो दोष शाखाओं में या दूर के प्रदेश में, मतलब बॉडी के दूर के प्रदेश में जाके रुक गए हैं, ठीक है, तो स्नेहन कराने से वो सॉफ्ट तो हो गए, बट उनको हमें क्या करना है, मूव भी कराना, ताकि वो कोस्ट में आ जाए। तो मूव कराने के लिए उनका लिक्विड फॉर्म में आना जरूरी होता है, तभी तो मूव करेंगे, लिक्विड ही मूव करता है ना। तो हमें लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए, यानी उनको द्रव रूप में ले आने के लिए हम स्वेदन कर्म कराते हैं, ठीक है। स्वेदन से क्या होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतों में अगर हम सर्वांग स्वेदन करा रहे हैं, मान लो हमने नाड़ी स्वेदन करा दिया, या फिर सर्वांग स्वेदन करा रहे हैं, और भी कई तरीके होते हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, दोष मृदु होंगे और फिर चलायमान हो जाते हैं, ठीक है। तो स्वेदन करने से दोष जो है द्रव हो जाते हैं, द्रवत्वम, ठीक है। अब देखोगे श्लोक नंबर 8 देखोगे। अब स्नेहन स्वेदन करा लिया, तो सबसे पहला जो कर्म आता है वो वमन कर्म आता है, ठीक है। वमन कर्म हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहला कर्म जो होता है वो वमन कर्म होता है। तो वमन कर्म में स्नेहन स्वेदन कराने के बाद भी, कॉलेज में देखे होगे, अगर पंचकर्म की क्लास चलती होगी तो देखे होगी कि पेशेंट को एक दिन पहले हम कुछ स्पेसिफिक डाइट बोलते हैं कि रात में तुम ये खा लेना। जैसे मान लो अगर वमन करा रहे हो, तो वमन के लिए हमें कफ प्रधान व्याधियों में हम वमन कराते हैं, ठीक है। तो कफ का उत्क्लेश होना बहुत जरूरी है, तभी तो सम्यक वमन के लक्षण दिखाई देंगे। अदरवाइज वमन तो होगा, पर मे भी हो सकता है कि प्रॉपर बेग ना आए, जितना बेग आना चाहिए, है ना, सम्यक वमन ना हो। तो कफ का उत्क्लेश कराने के लिए हम उसको कुछ स्पेसिफिक डाइट बता देते हैं, जैसे कि पेशेंट को बोलते हैं कि बनाना खा लेना, रात में 2-3 बनाना खा लेना, ठीक है। व्हाइट वाले जो रसगुल्ले होते हैं छेने वाले वो खा लेना, चावल खा लो, दही खा लो, ये सब कफ वर्धक है। तो हम रात में पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं, जैसे मान लो कल सुबह आपको वमन कराना है, तो आज ही रात में हमने उसको डाइट बोल दिया कि तुम ये केले मंगा लो, चावल मंगा लो, दही मंगा लो, जो तुम्हारे लिए अवेलेबल हो वो मंगा के खा लेना भर पेट पूरा, ताकि कफ का उत्क्लेश हो जाए। और जैसे ही कफ का उत्क्लेश होगा, हम क्या करेंगे, सम्यक वमन करा पाएंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वमन कर्म से पूर्व उत्क्लेश आवश्यक है, ठीक है। तो देखोगे श्लोक में लिखा हुआ है, या हिंदी पढ़ के देख लो, कि वमन करने योग्य व्यक्तियों में एक दिन पहले ग्राम्य आनूप और औदक पशु पक्षियों के मांस रस, क्योंकि ग्राम्य आनूप और औदक पक्षियों के मांस रस क्या होते हैं, कफ को बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है। अगर जांगल होता तो मतलब कफ को नहीं बढ़ा रहा है, जांगल जो मांस होते हैं वो पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्राम्य आनूप और औदक पक्षियों के, पशु पक्षियों के मांस या मांस रस दूध के साथ प्रयोग करने के लिए बोले, मतलब हम एक्सेसिव जितना भी हो सके। मान लो कोई वेजिटेरियन है जो मांस नहीं खाता है, तो हम उसको दूध बोल दिए, केले बोल दिए, जो वही मैंने बताया, एग वगैरह बोल देते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो हमें इन सारी चीजों के साथ कफ का उत्क्लेश कराना चाहिए, है ना, कफ को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद देखोगे सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि अगर विरेचन कराना है, मान लो आपने किसी का विरेचन प्लान किया है, तो हमें विरेचन के लिए पित्त को उत्क्लेशित कराना जरूरी है, तभी तो सम्यक विरेचन होगा। तो उस समय हमें देखोगे जांगल पक्षियों के, पशु पक्षियों के मांस रस, याद रखोगे, जांगल पशु पक्षियों के मांस रस, है ना, पित्त के लिए। या फिर स्निग्ध यूज कह रहा है, जैसे हम लोग कई बार मांस रस के साथ, जैसे बंगाल बंगाल में क्या होता था ना, हम लोग फिश बोल देते थे खाने के लिए, बढ़िया फिश वहां पे मिलता है, ये वो लोग बहुत पसंद से खाते भी है, तो हम लोग फिश बोल देते थे खाने के लिए। या फिर जो मांस रस खाता है उसको मांस वांस बोल दिया खाने के लिए, पकोड़े बोल देते थे खाने के लिए, है ना, या फिर समोसे वगैरह बोल देते थे खाने के लिए। इससे क्या होता है कि पित्त का प्रकोप हो जाता है, और जब पित्त उत्क्लेशित हो जाएगा तो सम्यक विरेचन हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। तो वमन कराने से पूर्व कफ का उत्क्लेश कराएंगे, और विरेचन कराने से पूर्व पित्त का उत्क्लेश कराना जरूरी होता है, ठीक है। अब देखोगे श्लोक नंबर 9। श्लोक नंबर 9 की पूरी श्लोक अंडरलाइन कर लोगे।
लिखा हुआ है कि श्लेष्मोत्तरस् छर्दयति ही दुखम विरिच्यते मंद कफस्तु सम्यक। ठीक है, ये पूरा ही श्लोक अंडरलाइन कर लोगे। हिंदी पढ़ के देख लो क्या लिखा है। लिखा हुआ है कि कफ प्रधान व्यक्तियों में, मतलब श्लेष्मोत्तरेषु, जिसमें कफ की प्रधानता होती है, उसको हम आराम से वमन करा सकते हैं। मान लो कोई कफ प्रधान व्यक्ति है, ठीक है, उसको हम आराम से वमन कर्म करा लेते हैं। ठीक है, परंतु मान लो कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसमें कफ का प्रकोप नहीं है या कफ मंद है, ठीक है, तो वहां पे वमन से ज्यादा इजी विरेचन हो पाता है। ठीक है, मतलब कफ प्रधान है तो वमन, और कफ अगर अल्प है तो हम विरेचन फॉलो करते हैं। वही इस श्लोक में कह रहा है। ठीक है, अब देखोगे श्लोक नंबर 10। श्लोक नंबर 10 देखोगे, श्लोक नंबर 10 देखोगे, लिखा हुआ है, हिंदी पढ़ के देख लो। लिखा हुआ है कि हमने वमन कर्म करा लिया, ठीक है, या फिर विरेचन कर्म करा लिया, उसके बाद हमें क्या करना है। उसके बाद लिखा है कि सम्यक वमन हो जाने के बाद हमें पेया बिलेपी आदि क्रमों का सेवन कराना है। पेया या बिलेपी आदि क्रमों का सेवन कराना है, यानी समसर्जन कर्म करना होता है ना। वमन और विरेचन कराने के बाद समसर्जन क्रम करना जरूरी होता है। ठीक है, आगे आएगा कि क्यों हम संसर्जन क्रम कर रहे हैं और किस किस पूर्व प्रधान कर्म के बाद संसर्जन क्रम करना जरूरी होता है, किसके बाद नहीं भी करना, ये सब आगे आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो वमन कर्म हमने करा लिया, उसके बाद पेया बिलेपी आदि क्रमों का सेवन कराना चाहिए। ठीक है, देखो आ भैया नीचे श्लोक नंबर 11 देख लो। श्लोक नंबर 11 लिखा हुआ है कि पेय आदि संसर्जन क्रम की विधि। संसर्जन क्रम में, ये क्रम है, कर्म नहीं है, हमेशा याद रखोगे। संसर्जन क्रम है, कर्म नहीं है। क्रम का मतलब होता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें कुछ चीजों को फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पेया, देन बिलेपी, इसके बाद क्या है अकृत यूज, एंड देन कृत यूज, फिर रस, रस का मतलब मांस रस, अकृत मांस रस, एंड देन कृत मांस रस। मतलब 4 चीजें हैं यहाँ पे, पेया, बिलेपी, यूज और मांस रस। 4 चीजें हैं जिनका हमें सेवन कराना है क्रम से। कैसे, त्रिद्विरथ कसश्च, मतलब या तो 3 बार कराएं, या तो 2 बार के क्रम में कराएं, या तो 1 बार के क्रम में कराएं। ठीक है, पेया, बिलेपी, अकृतयूस, कृतयूस, अकृत मांस रस और कृत मांस रस, 3, 2 और 1 के क्रम में हम कराएंगे। सेकंड लाइन में लिखा हुआ है क्रमेण सेवेत विशुद्ध काया, प्रधान मध्य अवर शुद्धि शुद्ध, मतलब क्रम से हम से ये सब कर्म कराएंगे, और किसके अकॉर्डिंग, प्रधान मध्य और अवर शुद्धि। तो प्रधान मध्य और अवर शुद्धि, मान लो कि अगर वमन कर्म कराया आपने, ठीक है, या विरेचन कर्म कुछ भी कराया, तो इसमें प्रधान शोधन होता है, एक मध्यम होता है और एक अवर होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेग के अकॉर्डिंग हम प्रधान मध्य और अवर शुद्धि को डिफाइन करते हैं। ठीक है, वमन में कितने वेग आए तो प्रधान हुआ, कितने वेग आए तो मध्यम हुआ, या कितने वेग आए तो अवर शुद्धि हम उसको बोलते हैं। कुछ मालूम है बच्चे, कुछ याद आ रहा है वमन में या विरेचन में? कितने वेग आने पे हम प्रधान मध्य और अवर शुद्धि को डिफाइन करते हैं? या विरेचन का कुछ भी याद आ रहा हो बताओ, विरेचन का याद आ रहा है वही बताओ। देखो विरेचन में क्या होता है, वेग हम काउंट करते हैं 10, 20, 30, यानी 30 जो है मैक्सिमम प्रधान शुद्धि हो गया, 20 जो है मध्यम शुद्धि हो गया,
और 10 जो है अवर शुद्धि हो गया। तो मान लो किसी पेशेंट का 20 वेग आए, है ना, आपने विरेचन द्रव्य खिलाया उसको और उसको दिन भर में 20 वेग आए, 20 बार वो स्टूल पास किया, आपने काउंट किया, मतलब मध्यम शुद्धि उसकी हो गई। तो अब हमें संसर्जन क्रम जो हम फॉलो करेंगे वो कितने दिनों के लिए फॉलो करेंगे? 3:1 का जो रेशियो दिया है, मतलब 2 के रेशियो में हम फॉलो करेंगे। जितने भी 4 कंटेंट यहाँ पे बोले गए हैं, पेया, बिलेपी, यूस और मांसरस, ये 2-2 दिन के क्रम में हम सेवन कराएंगे। अगर यही 30 वेग आए होते तो हम 3 डेज के क्रम में सेवन कराते हैं, या फिर अगर किसी के 10 वेग आए हैं, ठीक है, तो हम उसको 1 डे के क्रम में संसर्जन क्रम कराएंगे। एक बार पेया देंगे, एक बार विलेपी देंगे, एक बार कृत देंगे, एक बार अकृत देंगे, है ना, मांसरस और यूस। तो वही कह रहा है कि पेया बिलेपी अकृतम कृतम च यूसम रसम त्रिद्विरथैकश्च क्रमेण सेवेत विशुद्ध काय प्रधान मध्य अवर शुद्धि शुद्ध। ठीक है, प्रधान मध्य और अवर शुद्धि के अकॉर्डिंग हम संसर्जन क्रम कराते हैं। ठीक है, याद रहेगा। जो भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं ना, वो सब थोड़ा अच्छे से याद करोगे, क्योंकि पूछा जाता है ये सब, रिटर्न में भी आता है। तो अगर श्लोक याद कर पाओ तो श्लोक याद कर लो, या फिर ऑप्शनल में भी पूछ लिया जाता है कि प्रधान शुद्धि कितनी हुई, मध्यम शुद्धि कितनी हुई, है ना, वमन में कितने वेग आते हैं, विरेचन में कितने वेग आते हैं। फिर इनमें मान भी याद किया जाता है कि कितने मान तक को हम प्रधान मध्य और अवर शुद्धि बोलते हैं। ठीक है, वो सब आगे आएगा। देखोगे इसी श्लोक नंबर 11 के विमर्श में दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि प्रधान शुद्धि के द्वारा जो शुद्ध पुरुष हुए हैं उन्हें 3 अन्न काल में पेया देते हैं। मतलब 3 बार हम, जैसे सुबह और शाम, 2 टाइम हम फूड को फॉलो करते हैं। संसर्जन क्रम में 2 बार हम खाना देते हैं इनिशियली। तो जैसे आपने आपका आज सुबह आपने वमन करा लिया, फॉर एग्जाम्पल आज मॉर्निंग में आपने वमन का प्लान रखा, सम्यक वमन हो गया, ठीक है, आपने देखा कि प्रधान शुद्धि हुई है, जितने भी वेग आने थे वो आ गए, प्रधान शुद्धि हुई है। तो अब आप क्या करोगे, आज शाम को इवनिंग के टाइम पे उसको, इवनिंग से ही हम संसर्जन क्रम स्टार्ट कर देते हैं। तो एक रात को पहला हम फूड देंगे, जिसमें सबसे पहले पेया दे देंगे। तो प्रथम अन्नकाल इवनिंग में हो गया, द्वितीय अन्नकाल कल मॉर्निंग में होगा, और तृतीय अन्नकाल फिर से कल इवनिंग में होगा। तो ये 3 अन्नकाल हो गए, आज का इवनिंग, कल की मॉर्निंग और कल की इवनिंग। 3 अन्नकाल हो गए, जिसमें हम तीनों अन्नकाल में पेया पिलाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे का जो मॉर्निंग होगा, इवनिंग होगा, और फिर नेक्स्ट डे का जो मॉर्निंग होगा, वो 3 अन्नकाल में हम बिलेपी देंगे। ठीक है, ऐसे ही करके हम यूज देते हैं, और ऐसे ही करके हम मांस रस देते हैं। आगे एक टेबल भी मिलेगा जिसमें पूरा अच्छे से बना हुआ है। ठीक है, 3 अन्नकाल में हम यूज और 3 अन्नकाल में हम मांस रस। तो लिखा हुआ है कि शुद्ध प्रधान शुद्धि के द्वारा अगर शुद्ध हुआ है तो 3 अन्नकाल में पेया, 3 अन्नकाल में बिलेपी, 3 अन्नकाल में अकृत और कृतयुष। ठीक है, अब इसको फिर से बताया है कि 3 अन्नकाल में हमें 2 चीजों को डिवाइड करनी है, अकृत भी देना है और कृत भी देना है। तो कैसे देंगे, लिखा हुआ है कि एक अन्नकाल में अकृत दे देंगे, बाकी के 2 अन्नकाल में कृत दे देंगे, है ना। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, आगे टेबल भी बना हुआ मिलेगा, उस टेबल को अच्छे से याद कर लेना, बहुत पूछा जाता है। संसर्जन क्रम के ऊपर छोटा सा टॉपिक आ जाएगा लिखने के लिए। ठीक है, तो ये दूसरी लाइन तक पूरा अच्छे से पढ़ लोगे। फिर इसमें पूरा ही लिखा हुआ है कि अगर मध्यम शुद्धि हुआ है तो कैसे देंगे, अगर शुद्धि हुआ तो कैसे देंगे, पूरा थोड़ा पढ़ लेना एक बार हिंदी। अगर ना समझ आए तो फिर से पूछ लेना मुझसे। ठीक है, अब देखोगे श्लोक नंबर 12। श्लोक नंबर 12 देखोगे कि संसर्जन क्रम से लाभ क्या होता है, क्यों हम संसर्जन क्रम करा रहे हैं। ठीक है, देखोगे श्लोक पूरा अंडरलाइन कर लोगे। लिखा हुआ है
यथा अरु अग्नि तृण गोमयाद्य संदुक्षमाणो क्रम भवति क्रमेण महान स्थिर सर्वपश्च तथैव शुद्धस्य पेयादिभि अंतराग्नि। मतलब यदि कह रहा है कि अगर थोड़ी सी भी अग्नि, ठीक है, जैसे मान लो अभी समर का टाइम चल रहा है, बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही है, ठीक है, तो क्या होता है, देख रहे होगे कि बहुत जल्दी हर जगह आग लग रहा है। गाँव में स्पेशली क्या होता है, विलेज एरिया में बहुत आग वाग लगते हैं। क्यों होता है, क्या है कि जितने भी हमारे जो पक्के मकान नहीं होते, फूस के मकान होते हैं, लोग गरीब लोग क्या होते हैं विलेज एरिया में फूस के मकान में रहते हैं, वो सब बहुत सूख गए होते हैं धूप से। थोड़ा सा भी अगर आग की चिंगारी अगर फैल गई कहीं से, कुछ भी एक चिंगारी आ जाती है, पूरा घर जल जाता है ना। तो वही कह रहा है कि अगर थोड़ी सी अग्नि के ऊपर, ठीक है, कोई अगर मान लो जलाने वाला पदार्थ है, जैसे कि तृण और गोहरी, गोहरी जानते हैं किसको कहते हैं, गोमय आद्य, गोमय आद्य श्लोक में लिखा हुआ है, हिंदी में गोहरी लिख दिया है। जो काउडंग केक हम बनाते हैं उसी को गोमय आद्य का मतलब, गोहरी का मतलब वही काउडंग केक जो होता है, उसके ऊपर रख के अगर हम थोड़ी सी अग्नि हो और उसको हवा दें, ठीक है, तो क्या होगा, वो अग्नि महान स्थिर और सभी प्रकार की वस्तुओं को पकाने वाली हो जाती है। ठीक है, मतलब थोड़ी सी भी अग्नि अगर बची रहे, उसको हमें क्या देना है, हवा देना है, तो अग्नि की जो फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो तेज हो जाती है, उसका लौ फिर बढ़ जाता है, और फिर हम उस पे खाना पका लेते हैं। गांव में ऐसे ही होता था, ठीक है। वैसे ही बमन विरेचन के बाद जब शुद्धि हो जाती है तो अग्नि क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, अग्नि जो है डिसबैलेंस हो जाती है। उसी अग्नि को रिस्टोर करने के लिए, उसी अग्नि को वापस से उसके प्लेस में लाके रिस्टोर करने के लिए हम संसर्जन क्रम कराते हैं। लिखा हुआ है कि अग्नि जो मंद पड़ी है उसको हम फिर से महान स्थिर बनाते हैं। ठीक है, तो संसर्जन क्रम के लाभ एक लाइन में याद रखोगे कि बमन और विरेचन के बाद जब अग्नि डिसबैलेंस हो जाती है या फिर मंद पड़ जाती है, उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए, उसको महान और स्थिर बनाने के लिए हम संसर्जन क्रम को फॉलो करते हैं। मान लो आज ही आपने सुबह वमन कराया या विरेचन कराया, और कल आज ही शाम को आपने बढ़िया एकदम चिकन वगैन ला के बना के दे दिया उसको खाने के लिए, या बढ़िया पूड़ी, हाँ, खीर सब्जी या फ्राइड राइस ला के दे दिया, तो क्या होगा, वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि अग्नि बहुत मंद हो रखी है और इतना हेवी फूड वो पचा ही नहीं पाएगी, तो फिर कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम हल्के भोजन से स्टार्ट करते हैं, पेया देते हैं बहुत हल्का है, बिलेपी देते हैं, मांस रस देते हैं, इससे क्या होता है, अग्नि धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, देन देखोगे नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। श्लोक नंबर 13 देखोगे, श्लोक नंबर 13 एंड 14 पूरा ही अंडरलाइन कर लो। लिखा हुआ कि जघन्य मध्य प्रवरे तु वेगा तु चत्वार इष्टा वमने षडष्ट। मतलब जो वमन में वेग है, अवर मध्यम और प्रवर में, वो कितने होते हैं, चत्वार षड और अष्ट। चत्वार को अंडरलाइन कर लोगे, षड और अष्ट को अंडरलाइन कर लोगे फर्स्ट लाइन में, मतलब 4 6 और 8 होते हैं, है ना। 4 6 हिंदी में पढ़ के देख लो, अगर ना समझ आए तो लिखा हुआ है हिंदी में, पहले श्लोक अंडरलाइन कर लो और फिर हिंदी पढ़ के देख लो। लिखा हुआ है कि अवर मध्यम और प्रवर का जो क्रम है वमन के लिए 4 6 और 8 है, और इसी प्रकार विरेचन में जो है 10 20 और 30 है, 4 6 8 और 10 20 एंड 30। एक ऊपर लिख लो, एक कॉलम बनाओ और लिख लो वमन के वेग, छोटा सा हेडिंग डालो, वमन के वेग और मान। तो साइड में लिखोगे प्रधान मध्य और अवर, या फिर जैसे भी सीक्वेंस बनाना है, अवर मध्यम प्रधान या प्रधान मध्यम अवर। प्रधान के सामने लिख लोगे 8,
मध्यम के सामने लिख लोगे 6 और अवर के सामने लिख लोगे 4। ये वेग हो गए, नंबर ऑफ वेग हो गए। अब उसी के आगे लिखो, प्रधान के आगे कितनी मान होती है, कितने जो हम वेट करते हैं, वो वमन द्रव्य जो बाहर निकला है, ठीक है, उसका हम वेट करते हैं, उसका मान कितना है। तो देखोगे लिखा हुआ है नीचे से तीसरी चौथी लाइन है कि उत्तम वमन शुद्धि में 2 प्रस्थ, मध्यम में 1.5 प्रस्थ मतलब 1.5, और अवर में 1 प्रस्थ। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? अगर नीचे से याद रख रहे हो अवर, मध्यम और प्रवर से, तो 4, 6, 8, 4, 6, 8 और 1, 1.5, 2 या 1, 1.5 एंड 2। नंबर ऑफ वेग 4, 6, 8 और जो मान होते हैं उस वमन द्रव्य को हम तौलते हैं, वेट करते हैं, वो कितना हो गया? 1 प्रस्थ, 1.5 प्रस्थ एंड 2 प्रस्थ। ऐसे ही विरेचन में भी लिख लेना, एक टेबल बना लेना, विरेचन के मान, वेग और मान 10, 20 और 30, और इसी के आगे लिख लेना विरेचन में। विरेचन का थोड़ा फोकस करके याद करोगे, देखोगे नीचे से दूसरी लाइन देखोगे, पहले लिख लो, मान लिख लो। अवर में 2, मध्यम में 3 और उत्तम में 4, 10, 20, 30 एंड 2, 3, 4। बच्चे समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, या कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ जल्दी से। मैम ये 2, 3, 4 है मैम, ये विरेचन का मान है ना? हाँ, ये विरेचन का मान है 2, 3, 4। वमन में 1, 1.5 और 2 था। ठीक है मैम। ये तो हो गया वेग, नंबर ऑफ वेग वमन और विरेचन के, और उनके मान जो हम वेट करते हैं, उनका मटेरियल जो हम बाहर निकला हुआ होता है उसको हम वेट करते हैं, कितने उनके मान हो गए। अब देखोगे नीचे से तीसरी लाइन देखोगे, विरेचन में क्या बोल रहे हैं। पहले श्लोक देख लो, तब शायद समझ पाओगे, श्लोक को याद करना जरूरी होता है। पित्तांते वमनम लिखा हुआ है कि पित्तांतम इष्टम वमनम, ठीक है, कफांते च विरेचनम, मतलब सम्यक वमन के लक्षण और सम्यक विरेचन के लक्षण पूछे जाते हैं। कि कैसे देख के, मान लो अगर आपने किसी पेशेंट को वमन चेयर पे बिठाया है, वमन करा रहे हैं, उसके वेग आए 10 वेग आए या 20 वेग आए, जितने भी वेग आए, उसके बाद अब वेग नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो अब आप कैसे समझोगे कि वमन या विरेचन सम्यक हो गया? अब इसके बाद वेग नहीं आएंगे, कैसे समझोगे? ठीक है, तो वही कह रहा है कि पित्तांते वमनम कफांते विरेचनम, जो क्रम होता है दोषों का, वायु, पित्त और कफ निकलेगा, तो सबसे लास्ट में अगर वमन कराया है तो लास्ट में पित्त निकलता है, और वायु तो खैर मान लो बेल्चिंग वेल्चिंग से निकल गया, वो कोई बात नहीं है, पर जो सॉलिड चीजें जो हम देख पा रहे हैं, वायु को तो हम देख नहीं सकते है ना, पर यहाँ पे क्या है कि पित्तांते वमनम, वमन में सबसे लास्ट में पित्त निकलेगा, तो हम समझेंगे कि सम्यक वमन हो गया। कफांते च विरेचनम, विरेचन में लास्ट में कफ निकलता है, मतलब अगर स्टूल के साथ म्यूकस निकल गया है ना, उसके बाद अगर मान लो वेग नहीं आ रहे, तो हम समझते हैं कि कफांते विरेचनम, यानी क्या कहते हैं कि सम्यक विरेचन हो गया। तो एक लाइन में याद रखो कि सम्यक वमन और सम्यक विरेचन के लक्षण, पित्तांते वमनम और कफ पित्तांते वमनम और कफांते विरेचनम। जो वमन मटेरियल होता है, जिसमें हम पात्र में वमन मटेरियल को इकट्ठा करते हैं, पेशेंट उसी पात्र में क्या करता है, वमन करता है, तो लास्ट में पित्त निकलता है, मतलब येलोइस येलोइस कुछ मटेरियल निकलता है, ठीक है। तो जो वमन करा रहा होता है, मान लो अगर तुम ही लोग करा रहे हो, ठीक है, तो देखोगे उस पात्र में पहले तो बहुत ही म्यूकस के साथ चीजें, वमन मटेरियल आएगा, फिर कुछ कफ के साथ चीजें बाहर आएंगी, देन लास्ट में अगर येलोइस येलोइस चीजें बाहर आ रही हैं,
मतलब वो पित्त होता है, उसी को हम कहते हैं पित्तांते वमनम। और ऐसे ही विरेचन में भी होता है कफांते विरेचनम। ठीक है, तो ये याद रखोगे, ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। वमन के अंत में पित्त निकले तो हम सम्यक वमन मानते हैं, विरेचन के अंत में अगर कफ निकले तो हम सम्यक विरेचन मानते हैं। अब वही नीचे से तीसरी लाइन देखोगे, लिखा हुआ है कि विरेचन में 2 या 3 मल के सहित जब वेग निकल जाए तब हम उसे तौलते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, और वमन में जितनी मात्रा में औषध लिया गया है उसके निकल जाने के बाद ही हम उसे तौल देते हैं। कहने का मतलब है, मान लो आपने किसी पेशेंट को वमन द्रव्य खिला दिया, ठीक है, आपने एक औषधि बनाई, मान लो इक्षु रस से वमन करा रहे हो, दूध पिला रहे हो, इक्षु स्वरस से वमन करा रहे हो, मदन फल के क्वाथ वात सबसे वमन करा रहे हो। तो पहले तो पेशेंट पूरा पी लेता है, पेट उसका भर जाता है, फिर जब वमन के वेग आते हैं, वमन सम्यक वमन हो गया, उसमें हम देखते क्या है कि सर्वप्रथम जो वमन मटेरियल हमने उसको पिलाया है, मान लो आपने 2-3 ग्लास दूध पिला दिया, ठीक है, उसके बाद 2-3 ग्लास आपने उसको इक्षु स्वरस पिला दिया, तो सर्वप्रथम क्या बाहर आएगा वमन में, जो हमने औषधि पिलाई है, पहले दूध बाहर आ गया या इक्षु रस, ये जो भी आपने पिलाया है कंबाइनली, वो सारे मटेरियल पहले बाहर आएंगे। तो हम मटेरियल बाहर आ जाने के बाद से जो वमन का पार्ट बाहर आ रहा है, कफ या जो भी पित्त वगैरह फूड मटेरियल जो भी है, उसको हम फिर तौलते हैं। ठीक है, जबकि विरेचन में ऐसा नहीं होता है। विरेचन में क्या होता है कि 2-3 वेग पास हो जाते हैं, पेशेंट 2-3 पहले वो भी जाएगा, तो पहले जो मटेरियल खाया रहता है, मान लो त्रिवृत अवलेह खिला के विरेचन करा रहे हो, तो कुछ ऐसे ब्लैकिश ब्लैकिश चीजें बाहर आएंगी, पहले मटेरियल बाहर आएगा मल के साथ ही, तो वहां पे ऐसा हम करेंगे कि 2-3 बार मल पास कर लेगा, फिर हम उसको वेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखना कि वमन द्रव्य बाहर आने के बाद ही हम उसको तौल लेते हैं, जबकि विरेचन में 2-3 वेग पास हो जाते हैं, फिर हम उसको तौलते हैं, वेट करते हैं। वेट करना बेटा, तौलना का मतलब वेट करना, वेइंग मशीन होता है ना, उस पे हम उसको तौल वेट कर लेते हैं, तभी तो मान निकालोगे कि 1 प्रस्थ है कि 1.5 प्रस्थ है, या 2 प्रस्थ आया, या 2 प्रस्थ है, 3 प्रस्थ है, 4 प्रस्थ है, कितने प्रस्थ मान निकले, उसको हम वेइंग मशीन पे, वो वमन जो चेयर होता है देखे होगे, पंचकर्मा सेक्शन में आज जाना, ठीक है, कॉलेज में अगर कॉलेज खुल गया है तो पंचकर्मा सेशन डिपार्टमेंट में जाना और देखना, वमन जो हमारा चेयर होता है या विरेचन जो कक्ष होता है उसमें कैसी चीजें लगी हुई हैं। साउथ में तो काफी फेमस है, काफी पॉपुलर है, पंचकर्मा बहुत होता है एज कंपेयर टू नॉर्थ। ठीक है, तो तोलना का मतलब बेटा वेट करना। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, वमन के वेग कितने हुए, वमन के या विरेचन के मान कितने हुए, ये हमने देख लिया। अब देखोगे श्लोक नंबर 15 देखोगे, जैसे अभी हमने पढ़ा कि कैसे समझोगे कि आप सम्यक वमन हुआ है या सम्यक विरेचन हुआ है, तो कुछ क्रम हम फॉलो करते हैं, जैसे एक लाइन में याद करना है तो पित्तांते वमनम और कफांते विरेचनम हमने याद कर लिया। ठीक है, इसके बाद देखोगे श्लोक नंबर 15 में कह रहा है सम्यक वमन के लक्षण क्या होते हैं, किस क्रम में चीजें बाहर आएंगी, सम्यक वमन हम समझेंगे। लिखा हुआ है क्रमांत कफम पित्तम अथा अनिलम, क्रम से पहले कफ आएगा अगर वमन है तो, वमन के प्रोसेस में सबसे पहले कफ बाहर आता है, देन पित्त बाहर आएगा, एंड देन वायु। तो कफ पित्त मथाम अनिलम यस्येति सम्यक वमति च इष्ट, सम्यक वमन के लक्षण में क्रम से पहले कफ बाहर आता है, फिर पित्त बाहर आता है, और फिर वायु बाहर आता है, मतलब बेल्चिंग वेल्चिंग पेशेंट को हो जाता है तो हम समझते हैं वायु बाहर आ गया।
और इसके साथ सेकेंड लाइन में देखोगे लिखा हुआ है हृदय पार्श्व मूर्ध इंद्रिय। हृदय पार्श्व, मूर्ध का मतलब सिर होता है, हृदय पार्श्व मूर्ध। और इंद्रियों में अगर लघुता फील हो रही है, मतलब आपको शरीर में कहीं पे भी हैवीनेस नहीं फील हो रहा है, ठीक है, इंद्रियां अपना प्रॉपर काम करने में सक्षम है, ठीक है, या फिर सिर में कोई भारीपन नहीं है, कोई हेडेक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, हम बहुत लाइट फील कर रहे हैं, ठीक है, तो हम समझते हैं कि ये सम्यक वमन हो चुका है। ठीक है, अब वहीं पे लिख लोगे सुश्रुत ने क्या बोला है। सुश्रुत के जो क्रम है, यहाँ पे तो क्रमात कफ पित्त अनिल कह दिया है चरक ने, परंतु सुश्रुत ने क्या लिखा है। सबसे पहले उन्होंने प्रसेक वर्ड का यूज किया, प्रसेक, देन कफ, देन पित्त, देन अनिल। प्रसेक का मतलब होगा कि सैलिवेशन होगा, बहुत ज्यादा पेशेंट को सलाइवा सिक्रीट होने लगेगा, ठीक है, तो उन्होंने उसको भी इंक्लूड कर लिया है। चरक ने भी बोला है कि प्रसेक होता है, पर उन्होंने उसको क्रम में नहीं रखा, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने प्रसेक को भी क्रम में इंक्लूड कर लिया है कि सबसे पहले प्रसेक होगा, यानी पेशेंट को बहुत ज्यादा सैलिवेशन स्टार्ट हो जाएगा वमन के वेग आने के पहले, देन कफ बाहर आएगा, देन पित्त आएगा, देन वायु आएगा। तो प्रसेक वर्ड याद रखोगे, सुश्रुत ने ऐड किया है सर्वप्रथम। वहीं सारंगधर का लिख लोगे, सारंगधर ने क्या बोला है, बलास, औषध, पित्त और वायु, ये क्रम दिया है। बलास का मतलब कफ होता है, कफ का सिनोनिम बलास होता है ना, तो बलास, औषध, पित्त और वायु का क्रम दिया है, मतलब सबसे पहले कफ बाहर आएगा, देन औषध बाहर आएगा। औषध का मतलब जो आपने वमन मटेरियल खिलाया है वो औषध बाहर आएगा, देन पित्त बाहर आएगा, एंड देन वायु बाहर आएगा। तो वहां पे औषध को थोड़ा सा अंडरलाइन करोगे सारंगधर में, सुश्रुत में प्रसेक को हाईलाइट करोगे, एक वर्ड लिख लोगे, एंड देन सारंगधर में औषध को ऐड कर लोगे, औषध को हाईलाइट करोगे। जबकि चरक ने डायरेक्टली कफ पित्त वात कह दिया। ठीक है, ये हो गए हमारे सम्यक वमन के लक्षण। अब देखोगे वमन के हीन योग, श्लोक नंबर 16 देख लो जल्दी से। वमन के हीन योग मतलब अगर शुद्धि प्रॉपर नहीं हुई है, हीन योग हो गया, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है। देखोगे दुष्छर्दिते मतलब वमन अगर प्रॉपर नहीं हुआ है तो सारे स्किन डिजीज हो जाते हैं। एक लाइन में याद रखोगे, लिखा हुआ है स्फोट कोठ कंडू। स्फोट का मतलब बॉडी में बॉयल्स निकल आएंगे, कोट का मतलब जानते ही होंगे कफ प्रधान व्याधि है, कोट का मतलब एक एलिवेशन होता है जिसमें इचिंग होती है, एंड कंडू, स्फोट कोट कंडू, हृदय सखा विशुद्धि गुरु गात्रता। हृदय और स्रोतों में अशुद्धियां हो जाती हैं और शरीर क्या होता है, गुरु हो जाता है, भारी फील होगा। तो एक लाइन में याद रखो कि कोई भी स्किन डिजीज अगर पूछ रहा है तो वो हीन योग का लक्षण है। वमन के हीन योग में स्किन डिजीज हो जाते हैं, स्फोट कोट कंडू, हृदय और स्रोतों में अविशुद्धि और गुरु गात्रता। कफ की वजह से गुरु गात्रता हो जाएगी और स्रोतों में ब्लॉकेज होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, अगर वमन का हीन योग होगा तो। देन श्लोक, नेक्स्ट श्लोक देखोगे वमन के अति योग में क्या होता है। वमन के अति योग में देखोगे तृष्णा मोह मूर्छा, मतलब अगर अत्यधिक वमन भी हो जाए तो क्या होगा, पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाएगा, पूरा उसका इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगी, पेशेंट को प्यास लगने लगेगी, डिहाइड्रेट होगा पेशेंट, तो तृष्णा मोह मूर्छा, अनकॉन्शियस होने लगेगा। तृष्णा होगी, मोह, मूर्छा, अनिल कोप याद रखोगे, अनिल कोप को थोड़ा हाईलाइट करोगे, मतलब वात का प्रकोप हो जाएगा। वमन के अति योग में जब क्षय हो जाएगा, एक्सेस अमाउंट में क्षय हो जाएगा तो वात का प्रकोप हो जाएगा, ठीक है, एंड देन
निद्रा बल आदि हानि, निद्रा नाश होगा, बल की हानि होगी, ये वमन के अति योग के लक्षण है। तो तृष्णा मोह मूर्छा अनिल को बल की हानि होगी। ठीक है, तो वमन के सम्यक लक्षण में कफ पित्त और वात क्रम से निकलते हैं, या पित्तांते वमनम कह सकते हो। वमन के हीन योग में सभी प्रकार के स्किन डिजीज हो जाएंगे, शरीर में भारीपन आ जाएगा, कफ की वजह से गुरुता हो जाएगी। एंड अगर अति योग हो गया, एक्सेस अमाउंट में सारी चीजें निकलने लगी, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। पेशेंट क्या हो जाएगा, तृष्णा मोह मूर्छा अनिल को अनकॉन्शियस होगा। ठीक है, वात की प्रधानता हो जाएगी, वायु का प्रकोप हो जाएगा, बल की हानि होगी। ये हो गया हमारा वमन के सम्यक, हीन और अति योग के लक्षण। ठीक है बच्चे, आज इतना ही रहने देते हैं, कल फिर हम एक लंबी क्लास लेके इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, ज्यादा बचा नहीं है, हो जाएगा कल खत्म। तो चलो आज इतना ही रहने देते हैं, एक बार पढ़ना, समझ के पढ़ना। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो पूछना मुझसे। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय।